चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, सुब्रतो जी ने क्वेश्चन रेज किया है, बताइए। जी प्रणाम। अ, मैडम। मेरा खाली जानना है कि कॉम्बस्शन और रेट्रोगेट में फलादेश में डिफरेंस क्या आएगा। किसी का जुपिटर कॉम्बस्ट है और किसी का जुपिटर रेट्रोगेट है, तो उसको हम फलित कैसे करेंगे, उसको प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। दोनों ही चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। कंबशन का मतलब ये है ग्रह ने अपनी ताकत खो दी है और उसने अपने आप को सूर्य को समर्पित कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। यानी कि वो अपने कारकत्व का अपनी मर्जी से सामने वाले को दें ना दें, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि शुक्र कंबस्ट हो जाए तो शुक्र अपने गुणों को, प्रभावों को प्रभावी तरीके से उस जातक को नहीं दे पाएगा। तो कौन क्या करेगा? फिर सूर्य डिसाइड करेगा कि सूर्य को देखना है कि वो शुक्र के किस प्रभाव को इंसान को दे और किस इंसान को ना दे। हाँ, ये निश्चित है कि वो जैसे हम उम्मीद रखते हैं शुक्र ग्रह से, वैसे परिणाम तो कम से कम नहीं आते। दूसरा, वक्री ग्रह है। वक्री ग्रह बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये अस्त ग्रहों के मुकाबले कुछ ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि उसका ग्रह का नेचर क्या है। और वक्री ग्रहों में एक ही समस्या है, कभी कभी वक्री ग्रह अपने नेचर के विपरीत भी परिणाम दे जाता है। अगर गुरु जो है वक्री है, जहां पर गुरु अध्यात्म का और ज्ञान का बहुत बड़ा ग्रह होता है, वहीं पर वह ग्रह ज्ञान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से धन कमाने की तरफ भी चल देता है। और ये हर केस में फिक्स नहीं होता, ये मैं स्पष्ट रूप से कहूं। कभी कभी वक्री गुरु इंसान को ज्ञान के मार्ग पर अतिवादी बना देता है, अध्यात्म के मार्ग पर अतिवादी बना देता है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर वो पहुंचाने की ताकत रखता है उस व्यक्ति को। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सूर्य की स्थिति क्या है, लगन की स्थिति क्या है, अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है। केवल मात्र ज्योतिष में किसी ग्रह को देख करके कि ये अस्त है या ये वक्री है, फलादेश करना बहुत ही गड़बड़ साबित हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, जब कई बार लोगों को वहम हो जाता है कि जब हम स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देते हैं तो उनको लगता है कि ये, जैसे मान लीजिए मैंने अभी गुरु ग्रह के बारे में बोला, अब देखने वाला अगर इसको देखेगा कि यार मेरा भी गुरु वक्री है, तो क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? तो जरूरी नहीं, क्योंकि क्लास में एक रिदम से सवाल का जवाब दिया जा रहा है, उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो उसमें फलादेश के स्टेप सीखने बहुत जरूरी है। कि स्टेप का मतलब होता है कि अगर हम वैदिक ज्योतिष कर रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या चीज समझे, तो हमने लगन को समझना है। नंबर वन पे लगन और लग्नेश को समझना। अब जब मैंने इतना बोल दिया तो ये नहीं कि केवल लगन देखा और लगन का लॉर्ड कहाँ बैठा हो देखा, नहीं। अब इसमें सारी चीजें आ गई। लगन कौन सा है, लग्नेश कहाँ बैठा है, कौन कौन से ग्रह लगन को देखते हैं, कौन कौन से ग्रह लग्नेश को देखते हैं, या अपना इम्पैक्ट लगन या लग्नेश पर छोड़ने वाले कोई भी ग्रह, उसके नेचर को इन्वॉल्व करके समझना पड़ेगा।
और कहानी अभी यहीं पर नहीं खत्म। फिर नवमांश चार्ट में जाकर के समझना पड़ेगा कि लगन का लॉर्ड नवमांशा में क्या कर रहा है। और फिर जो भी आपका प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर देने वाला जो वर्ग चार्ट है, डिविजनल चार्ट्स है, वहां पर भी जाकर के देखना पड़ेगा लगन का लॉर्ड क्या डिसाइड कर रहा। और उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि लगन है क्या चीज, और बहुत गहराई में समझना पड़ेगा। बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों को तो लगन और राशि का भी नहीं समझ में आता। उनको लगता है राशि का मतलब एक नाम, हाँ जी आपकी सिंह राशि है, कर्क लगन है, और उनको बोलना है कि जिस नंबर पे चंद्रमा ये राशि। पर राशि बताती क्या है हमारे अंदर, लगन बताता क्या है। और लगन भी कई प्रकार के होते हैं। आरूढ़ लगन, घटिका लगन, बहुत सारे। क्योंकि ज्योतिष जो है, जब आप वैदिक ज्योतिष की गहराइयों में जाते हैं तो इसका बहुत ज्यादा विस्तार है। कितना विस्तार है, समुद्र की तरह। कब तक समझ में आ जाएगा कोई भरोसा नहीं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कईयों को तो इस पूरे जीवन में नहीं समझ में आता है। तो केवल एक सूत्र या दो सूत्र से काम नहीं चलता है, उसको बहुत डिटेल में समझना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा यहाँ पर। किसी का बुध अस्त भी है और वक्री भी है, और वो बेचारा बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि अस्त में तो बताया कि वो रिजल्ट नहीं देगा, और वक्री में बताया कुछ ज्यादा देगा। तो मैं मानूं क्या? हो गया ना कंफ्यूजन, कि अस्त भी हो गया और वक्री भी हो गया। बड़ा भारी कंफ्यूजन हो गया। अब इस चीज में डिसाइड करने के लिए ही आचार्य या टीचर बैठे हुए। पर वो भी बात अलग है कि 90% टीचर वो है जो है कई बार 6 महीना साल भर का कोर्स करके बैठे होते हैं। वो एक अलग चीज है। पर जिसको ज्योतिष में बहुत गहराई तक प्रैक्टिस की है, अनुभव किया है, वो इस चीज का जवाब दे सकता है। अब लोग क्या समझते हैं कि जो प्रेडिक्शंस करने वाले लोग हैं उनको ज्योतिष आता हो, ये कोई गारंटी नहीं। एक व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर हो सकता है और बहुत अच्छा प्रेडिक्टर हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दे सकता है पर वो एक अच्छा ज्योतिषी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। दोनों चीजें डिफरेंट है। मैंने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो खुद स्वीकार करते हैं कि ज्योतिष का जय का भी नहीं पता हमें, पर वो अपनी इंट्यूशन पावर से इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं और उनमें से बहुत सारी बातें सफलता पूर्वक घटित हो जाती, जिनको अगर आप लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए बोलोगे तो साफ मना कर देंगे जो ईमानदार होगा तो, और नहीं तो बात को घुमा जाएगा। तो लोगों का मापदंड थोड़ा सा अलग है फलादेश के मामले में, और ज्योतिष के सब्जेक्ट की जो नॉलेज है उसका मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तो फलादेश करने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो लोगों को मालूम होता है वो केवल इतना होता है कि लगन का लॉर्ड कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी नहीं दशा चल रही है। और आजकल तो हमसे कंसल्टेशन लेने वाले बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं, तो वो बताने की कोशिश करते हैं पर वो इतनी माइन्यूट गलतियां कर रहे होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता। और फिर वो कहते अरे गुरुजी ये तो हमें पता ही नहीं था, अच्छा ये। और वो छोटी छोटी चीजों पे अटके होते हैं। अक्सर मैं उनको यही कहता हूँ कि बेसिक ढंग से नहीं किया, बेसिक ज्योतिष ढंग से की होती तो प्रॉब्लम नहीं होती। क्या? हाँ शोभा गुप्ता जी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। लास्ट टाइम D30 चार्ट जब आपने कराया था तो उसमें बताया कि 6 और 8 हाउस में जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमें दिक्कत देते हैं,
ठीक है, अगर 8th हाउस में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हो, सूर्य को तो कंसीडर नहीं करना है, लेकिन इसको कैसे लेंगे? और साथ में अगर गुरु भी बैठे हो। शोभा जी फलादेश तो मैं इस क्लास में बिल्कुल भी नहीं करूंगा। नहीं तो अपने को जैसे ये समझना है, हाँ मैं आपकी बात समझ गया, इसलिए आपकी बात का जवाब दूं। मैंने ये बात इसलिए कही कि वो आप कुछ और उम्मीद ना करके बैठे हो, तो इसलिए कि पहले क्लियर कर दूं। यहाँ पर सूर्य आपको रिजल्ट नहीं देगा ऐसा नहीं है, देगा, पर उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। सूर्य इंडिकेट करता है कि अगर वो अष्टम में गया तो व्यक्ति के अंदर बीमारियों को रोकने की क्षमता कमजोर है। अब बुध गया अष्टम में, इसका मतलब उसको बुध से ग्रह से संबंधित रोगों का सामना अपने जीवन में कई बार करना पड़ेगा। जब 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 बुध ग्रह अपनी दशाओं में या गोचर में नेगेटिव इम्पैक्ट शो करेगा, उनको बुध की बीमारियों से परेशान होना पड़ सकता है। और वो जो बीमारियां उनके जीवन में आएंगी, वो बीमारियां उनको लंबे समय के लिए आएंगी, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। ऐसा नहीं होगा कि भाई मुंह में छाला आ गया, आपने ग्लिसरीन लगाई और 2 दिन में ठीक हो गया, या बिकासूल का कैप्सूल ले लिया और ठीक हो गया। मतलब वो चलेगा फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। इट मे बी लॉन्ग लाइफ, कि जब तक जियोगे जब तक इसके साथ चलना पड़ेगा। तो वो सब चीजें हो सकती हैं, उसकी संभावना है। हाँ अजय जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरा रिलेटेड टू पामिस्ट्री है। जी। पामिस्ट्री में सर जो फेट लाइन रहता है और जो माउंट ऑफ मून से लाइन आगे जाता है, तो उन दोनों में फर्क क्या है सर? मतलब कैसे देखा जाता है? देखिए, जो भी भाग्य रेखा, क्योंकि भाग्य रेखा के 32 उद्गम स्थल है, 32 पॉइंट हैं जहां से किसी की भाग्य रेखा स्टार्ट हो सकती है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा से भाग्य रेखा उदयमान हो गई सर। और वो आगे बढ़ रही है, सर। और एक और रेखा सर। चंद्रमा से ही उदयमान हुई है। मतलब चंद्रमा का मतलब है यहाँ पे चंद्र क्षेत्र से, हथेली के चंद्र क्षेत्र से, और वो भी थोड़ा थोड़ा आगे चल करके पैरेलली भाग्य रेखा के साथ साथ चल रही है। सर। इसका सिंपल मतलब है कि ये केवल और केवल भाग्य रेखा की सहयोगी रेखा है। ये अच्छी चीज है, ये भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली लाइन है, भाग्य को मदद देने वाली लाइन है। बट चंद्रमा पर एक से ज्यादा रेखाएं उभरना व्यक्ति को ज्यादा इमोशनल होना, ख्यालों ख्वाबों में रहने वाला भी बना देता है, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने वाला बना देता है। आगे चल करके केस के बाद यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी पैदा करने में सक्षम है ये रेखा। यूरिनरी प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, यूटीआई की प्रॉब्लम्स, तो सो मैनी टाइप्स ऑफ जल तत्व प्रॉब्लम जो है होती हैं। और ये लोग इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेंसिटिव बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, ओवर थिंकिंग में बहुत जल्दी चले जाते हैं। ये है चीज। थैंक यू सर। अभिषेक जी, म्यूट पर हैं आप। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था सर लाल किताब से। जी। जैसे सांझी दीवार का कंसेप्ट है, तो सांझी दीवार के कंसेप्ट में ये है सर कि सपोज कि चंद्रमा के आगे सूर्य हो और चंद्रमा के पीछे मंगल हो, जी। या या जो है ना, जैसे बुध के शुक्र के आगे बुध, एक एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, कोई भी एक और एग्जाम्पल। चंद्रमा के आगे सूर्य हो और चंद्रमा के पीछे मंगल हो। ठीक है। तो लाल किताब में भी कंसेप्ट है कि एक तो उसका सांझी दीवार तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ वो जो है ना, वो जो बीच में जो वो ये जो है ना उसको काट देता है। तो ये भी लाल किताब में भी ये कंसेप्ट है।
तो सर ये यहाँ पे कंफ्यूजन। कंसेप्ट है, पर अभिषेक जी देखना पड़ेगा, ये तो चंद्रमा के मित्र हैं। जी जी सर, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। हाँ हाँ, नहीं मित्र कभी नहीं काटता। जो दीवार वाला कंसेप्ट है कि आपके राइट में कौन सा ग्रह बैठा और लेफ्ट में कौन सा ग्रह बैठा है, वो नियम लागू होता है यहाँ पर। अगर आपका पड़ोसी आपका परम मित्र है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, नॉट हार्म यू। ये आपको हेल्प करेगा, नुकसान नहीं करेगा। सर इसी तरह का एक एग्जाम्पल है कि बुध के आगे शुक्र जो है होना चाहिए, लेकिन अगर शुक्र के आगे बुध हो, दोनों आपस में दोस्त हैं, तो सर ये भी तो एक तरीके से साझी दीवार का काम कर सकता है। बुध के आगे क्या करें? शुक्र के आगे बुध है हाँ ठीक है। तो बुध खराब हो जाता है। बुध नहीं खराब होता, समझिए बात को। तो एक समझाने का क्लास में कंटेस्ट तरीका होता है। एक्चुअली में आप है ना, इसलिए मैं बहुत गहराई में जाकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। पर जो है कभी कभी हमें लगता है कि यार ये सीधी सीधी फलादेश के ऊपर और बंदा जो है उपाय पे क्यों नहीं आ रहा, तो कईयों को सिर्फ उपाय पे लगा रहता है। मैंने इतने आराम से समझाया है कि जो बुध है उसको समझो कि वो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है। और शुक्र हमारी इच्छा है, हमारी डिजायर। और हम सभी जानते हैं डिजायर अनंत है। हर आदमी को एक ही जन्म में सारी चीजें चाहिए। जमीन भी चाहिए, जायदाद भी चाहिए, सुंदर औरत भी चाहिए, सुंदर संतान भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नेम फेम भी चाहिए, हर चीज चाहिए। क्योंकि ये जो चीज है ये शुक्र की लालसा है। अब लालसा अनंत है। अब लालसा अनंत तो है, और अभी अनंत की शादी हुई है। तो अब जो लालसा अनंत है वो अनंत की तरह शादी करना भी चाहते हैं। पर क्या अनंत सुखी है? अनंत कभी सुखी नहीं। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते होंगे, देखो यार सब पैसे का मामला है, ये दुनिया में से धर्मी मान ही गायब हो गया है, हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, है ना। तो इच्छाएं होना शुक्र की शर्त है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंगल जिम्मेदार है। अब वो चीज हम भूल जाते हैं। पर इच्छाएं होना बुरी चीज नहीं है, पर उन इच्छाओं पर कंट्रोल करने के लिए एक ताकत चाहिए। और वो ताकत होनी चाहिए लॉजिकल, इंटेलिजेंट, बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब वो जिम्मेवारी बुध ग्रह के पास है। अब बुध ग्रह जब भी पीछे होगा, तो कौन है वो? एक भाव पीछे है। तो हमारा सूत्र क्या था? मित्र ग्रह उसकी मदद करता है। और मित्र हमेशा चाय पकोड़े खिला करके मदद नहीं करता। मित्र कभी कभी आपकी गलतियों को समझा करके परम मित्रता निभाता है कि मेरे मित्र तुम बहुत गलत करने जा रहे हो। पर किसी का कोई समझाने वाला मित्र तो हो, तो क्या होगा? अगर आपके पास भी समझाने वाला ईमानदारी से कोई मित्र होगा तो आप गलतियां नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे। तो वो परम मित्र हमारा कुंडली में भगवान ने बुद्ध के रूप में भेज रखा है। जैसे ही उस व्यक्ति की लालसाएं अनंत होती हैं, बुद्ध समझाता है बेटा पांव धरती पे रख ले और थोड़ी कैलकुलेशन कर ले कि ये होगा कैसे। वहां 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां संघर्ष में मारी गई, जब जाकर के मामला अनंत हुआ है। और तू एक पीढ़ी में थोड़ा सा नजर उठा के बाप दादाओं की तरफ भी देख ले कि वो क्या कर रहे थे। बाप दादाओं ने हमें, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, आप गरीब हो तो अपने पूर्वजों को देखो,
क्यों गरीब हो? अगर आप अमीर हो तो आप अपने पूर्वजों को देखो कि क्यों अमीर हो। अब ये बात ही नहीं कि आपके पूर्वज अमीर होंगे तो ही आप अमीर होंगे, बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। यहाँ पर अमीरी से मतलब है आपके बुजुर्गों की सोच क्या थी। क्या आपके बुजुर्ग धन को गालियां देते थे? क्या हमारे बुजुर्ग अमीरी को गाली देते थे? अगर हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि हाँ मेरे भाग्य में लिखा है, इसलिए गरीबी हमारे भाग्य में लिखी है, इसलिए हम गरीब और हम गरीब रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारी गरीबी से हमें अलग नहीं निकाल नहीं सकती। क्या हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि हर किसी से दूसरे के पास जाके साहब हमारी मदद कर दो क्योंकि हम गरीब हैं? गरीब होना कोई गुनाह नहीं, गरीब होना हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों के हाथ में जरूर है। गरीबी जब भी बनी रहती है जब हम केवल मांगने पे विश्वास रखते हैं, जब हम देने में विश्वास नहीं रखते। इसका सिंपल मतलब है हमारे बुजुर्गों ने कभी सोचा ही नहीं कि हम इस धरती लोक पे आए तो इस धरती को कुछ दे के जाए। वो सिवाय संतान के और कुछ नहीं दे के जाते, कम से कम अच्छे विचार ही संतान को दे जाओ। इसी को संस्कार कहा गया है, और ये संस्कार देना हर माँ बाप के बस की बात नहीं, और संस्कारों का शिक्षा से भी कोई लेना देना नहीं। ये हमारे ट्रेडिशन से आते हैं, ये प्रभु कृपा से हमें मिलते हैं, और वो ही चीजें हमें एक लेवल से ऊपर उठा देती। आज आने वाली हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेटर क्यों होती है? क्योंकि सोच का खेल है। आज से 2 पीढ़ी पहले जिनके बुजुर्गों में ने सोचा था कि हमें हमारे पास पैसा होना चाहिए, रुपया होना चाहिए, आज उनकी तीसरी पीढ़ी में रुपया है। कम से कम वो अगर अमीर नहीं तो गरीब भी नहीं है, वो अपर मिडिल क्लास की श्रेणी में है। मैं लोगों से बात करता हूँ, तुम्हारे परदादा क्या करते? साहब मजदूरी करते थे। पर आप तो 3 लाख 5 लाख रुपए महीने कमाते हो। हाँ जी हाँ। दरअसल हमारे पिताजी भी कहते थे यार देखो पैसा तो होना चाहिए। मतलब परिवार में पैसे की सोच दे गए। अगर परिवार में बुजुर्ग कहेगा कि मेरे खानदान के अंदर अध्यात्म होना चाहिए, तो डेफिनेटली तीसरी पीढ़ी नहीं तो 7वीं पीढ़ी तक कोई बहुत बढ़िया भगत जरूर निकलेगा, और इतना बड़ा भक्ति वाला व्यक्ति होगा कि दुनिया उसके पीछे बावली होगी। ये समझ लीजिए बात। तो अगर आप गरीब हो अमीर हो, आपकी जो भी स्थिति है, उसके पीछे आपके बुजुर्ग भी जिम्मेवार है। साइंस में इसे डीएनए बोल दिया जाता है, और हम अपनी भाषा में इसे पितृदोष बोल देते हैं। पितृदोष क्या है? पितृदोष का सिंपल मीनिंग है कि हमारे पूर्वजों ने सही सही विचार हमें नहीं सौंपा है और हम उलझ गए। क्या हमारे बुजुर्ग ऐसे थे जो टिट फॉर टैट करते थे कि इसको तो सबक सिखा के मानूंगा, है जब मैं बर्बाद हो जाऊं इसको तो छोड़ूंगा नहीं? आने वाले पोतों को ये बात कहने की मौका ही नहीं मिलेगा, वो पहले ही बर्बाद मिलेंगे। वो किसी को बर्बाद करने लायक ही नहीं बचेंगे। आपने अपने पड़ोसी मुल्क का हाल देखा है ना, वो हमेशा हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए ही तुला रहता था, और आज का थोड़ी है। जब से आजाद हुआ जब से यही ख्वाब पाल रहा है कि हमें बर्बाद कर देगा। आज पीढ़ियां उसकी इस लेवल पे पहुंच गई हैं, पीढ़ियां चीख चीख के कहती कि हम बर्बाद तो क्या, हम खुद बच जाए वही बहुत है, दूसरे को बर्बाद तो बाद की बात है। कहाँ पहुंच गई? 75 साल में आपका पड़ोसी मुल्क कहां से कहां पहुंच गया। अच्छा ऐसा नहीं कि किसी आपकी सरकारों ने कुछ ऐसा करिश्मा दिखा दिया हो। हर एक की हालात के पीछे या तो उसके बुजुर्गों का विचार जिम्मेवार होता है, या उसकी खुद की हरकतें जिम्मेवार होती है। दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं होता। पर मनुष्य का मन है जो मानता ही नहीं। एक फिल्म आई थी ना, दिल है कि मानता नहीं। बेशक वो लव स्टोरी थी,
मनुष्य का भी दिल है कि मानता ही नहीं, कहता मेरा तो कसूर हो ही नहीं सकता, है ना, मैं तो बिल्कुल आई एम परफेक्ट, आई एम राइट, परफेक्ट नहीं सही कोई बात नहीं, आई एम राइट तो हूं, मैं तो गड़बड़ नहीं हो सकता। और जब भी वो कहते हैं हम आत्म मंथन कर रहे हैं, आत्म मंथन का मतलब ये कि किस किस पे आरोप लगाना चाहिए, कौन कौन थे इस बात में जिम्मेवार, मेरी शादी किस किसने करवाई थी, है मेरी प्रमोशन में किसने किसने नहीं होने दी, ऑफिस में कौन कौन है, रामलाल श्यामलाल, है रेन रेनू फेनू टेनू, कौन कौन है जो मेरी प्रमोशन नहीं होने दे रहे। पर वो कभी भी आत्म मंथन में ये नहीं कहता कि मेरी क्या कमियां है, कभी वो नहीं कहता इस बात को कि मैंने क्या डिसिप्लिन किया अपने ऑफिस में, राइट कर्म किया। जो एक बिजनेसमैन जिसने आपको एम्प्लॉय रखा हुआ है, क्या आप उसकी मन की भावना ना सही, आप उसके दिमाग के अनुसार कुछ करने में सक्षम कितना हो पाए। बाद में ग्रहों पर आना, हम सीधे ग्रह पे आ जाते, अपनी सोच को जिम्मेवार ठहराते ही नहीं। और यही सोच तो आपको लगन कुंडली बताती है। और आपके आत्म मंथन अंतर मन में कैसा होता है, ये नवमांशा बताता है। हम लगे पड़े नवमांशा के पीछे हाथ पैर धो करके शादी निकालने के चक्कर में। भाई तुम्हारे भीतर क्या घटित हो रहा है, वो चीज नवमांशा बता रहा है, उसका उपयोग तो करो। कि जब आप आत्म मंथन करते हो तो किस किस को कसूरवार ठहराते हो। अगर कोई ना मिले कसूरवार, फिर आओ ज्योतिषाचार्य के पास कि साहब देखो ना, सब मेरे जो मेरी जिंदगी के जो मेरे शत्रु हैं, कैसे निजात पाऊं। फिर आचार्य है, अगर वो भी आपकी किस्मत ठीक रही कोई मिल गया तो क्योंकि ये भी बड़ा दुर्लभ है, आचार्य मिलना भी बड़ा दुर्लभ होता है, ये मैं बता दूं। एक सही गाइडेंस देने वाला भी बड़ा दुर्लभ होता है। और जो दुर्लभ होता है वो उल्टा सीधा समझा देता है। उल्टा सीधा का मतलब क्या होता है, वो उसकी कसूर निकाल देगा। और पब्लिक आजकल लाइक नहीं करती कि कोई हम ज्योतिषी और हमारा कसूर निकालते, ये उसकी ड्यूटी थोड़ी है। उसकी ड्यूटी है उपाय बताए और हमें भी अनंत तक लेके जाए। कम से कम हम खुद की शादी ना करा सके, अपने बेटे की तो अनंत की तरह करवा दे। हमें ऐसा उपाय बताने वाला चाहिए। ये अब क्या है, ये डिजायर है। अब किसी का बुद्ध पीछे बैठा शुक्र के, वो समझा देगा ये डिजायर को कंट्रोल कर ले बाबूजी। सबसे पहले जो तू है वो समझ, तू है क्या। अगर आप अध्यात्म की पुस्तक पढ़ोगे तो हमारे ऋषि कहते क्या है, कोई उनसे पूछे कि मेरे को जीवन में परमात्मा चाहिए, ईश्वर से मिलना है, ईश्वर का साक्षात करना है, कार करना है, वो कहते कोई बात नहीं, आओ बैठो। वो कहते मंत्र दो। क्या मंत्र जप करूं, आज तक तो फिल्मों में मंत्र जप करते हुए देखा, उन्हीं को सिद्धि मिलती है। तो वो कहते हैं मंत्र जप करो, को हम। तो जी को हम, हाँ बस बोला, यही बोले जाओ सारा दिन, को हम, को हम, को हम। को हम का मतलब कौन है हम, जानो कि मैं कौन हूं। बोला मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं सुनील वशिष्ठ हूं, मैं गुड़गांव में रहता हूं, मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरे भाई ये नहीं नहीं, सब बकवास। को हम रटते रहो। और जब तक कर रटते रहो, जब तक ये को हम को ना समझ जाओ कि है क्या, जब तक रटते रहो, साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, ये जीवन लगे, को हम पे अटके रहो। बोला जी अगर कोहम के बारे में पता कर लिया तो फिर क्या होगा। बोला बस मंत्र बदल लेना। बोला वो कौन सा मंत्र है, वो मंत्र है सोहम। हे परमेश्वर, जैसे आप वैसे हम, देर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस है ही नहीं। हम तो खामखाई मनुष्य बने हुए घूम रहे, हम तो खामखाई ही मनुष्य बने हुए। नर से नारायण बनाने की प्रक्रिया कोहम से शुरू होती है।
और सोहम पर समाप्त होती है। बस ये 2 मंत्र के बीच में ही सारी जर्नी है हमारी। अब ये ऐसी भाषा में किसी की कुंडली देख दो, वो कहेगा पैसे वापिस दो। ये कोई मतलब बना है? ये कोहम और सोहम सुनने आए हैं क्या? है कोई चमत्कारिक बात बताओ, कोई क्रांतिकारी बात बताओ कि जीवन में क्रांति आ जाए। अगर बुद्ध पीछे होगा तो ये बुद्ध इतनी सी बात से क्रांति तुम्हारे जीवन में पैदा कर देगा। क्रांति लाने के लिए बहुत बड़े बड़े भाषणों की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए एक विचार, एक शब्द, एक प्रेरणा ही काफी होती है। और भाई जिसको ना समझ में आए ना, बहुत सारे लोग हैं रोज प्रवचन में जाते हैं, रोज बाबा जी के प्रवचन सुनते हैं, सुबह शाम संस्कार, आस्था और आजकल तो यूट्यूब, बैठे रहेंगे उनके ऊपर। साहब बाबा जी हमारे जो है बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। भाई साहब अच्छी बताते हैं, तुम क्या बदले? 1 इंच तो बदल ही गए होंगे। जरा सा छेड़ के देख लो, आपको बता देंगे कितना बदले। एक बात विपरीत कह के देख लो, और बाबा जी को भी भूल जाएंगे। याद दिलाते रहो, अरे तुम तो फलाने गुरु के शिष्य हो कुछ तो। अरे गुरु गए भाड़, आज अब पहले तुझे देखते हैं। कहाँ ही क्रांति। इसीलिए लाल किताब कहती है बुद्ध बीज है, ये बीज है। अब सेब का बीज कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है, और पेड़ कितना बड़ा होता है, और एक बीज से कितने सेब लगेंगे? कोई साइंटिस्ट, कोई विज्ञान आज तक बता पाया है क्या? हर आदमी कहेगा इनफाइनाइट, अनंत। तो वो अनंत है, बुद्ध भी अनंत संभावनाएं है, इसलिए वो बीज है। वो अनंत संभावनाओं का खेल है। इसलिए लाल किताब तो कहती है सिर्फ 2 ही ग्रह हैं। कौन से? एक बुद्ध और एक गुरु। अगर ये ठीक हो जाए, बस बाकियों की जरूरत क्या है? और लोग कहते हैं आचार्य जी सारे ग्रहों का लिखवा दो ना उपाय। अरे भाई 2 ही ग्रह तो ठीक करने हैं, और मिल गए तो परमात्मा को शुक्रगुजार कहो कि हे परमेश्वर, कैंसर नहीं है हमें, हमें शुगर नहीं है, बीवी अभी घर में ही बैठी हुई है, बच्चे भी कहा मान रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, मुंह से बोल पा रहे हैं, घर में राशन शाम को रोज आता है। परमेश्वर आपका धन्यवाद। परंतु अनंत इच्छाएं, ये शुक्र है। शुक्र तो है क्या? तो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी कौन है? वो देवी है। अब देवी का मतलब जैसे ही देवी शब्द आए ना, समझ लेना शक्ति हो ना, शक्ति रूपा। और वो कहती है सारी ब्रह्मांड की स्वामिनी हूं मैं। हाँ, पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी। तो लक्ष्मी जी को भी बड़ा अहम है। ये ऐसा कोई कार्य नहीं है जगत में जो मैं ना कर सकता। परंतु नारायण बार बार समझाते हैं कि देवी ऐसा नहीं कहना, लिमिट में रहना है, लिमिट में, है ना। हमारे कई बार पुरुष लोग आते हैं, कहते हैं जी मकान हमारा कब बने। मैंने कहा सोचा है तूने? कहता जी मुझे तो चिंता ही नहीं है ना मेरे पास, मेरी तो वाइफ कह रही है। तो कब चाहिए तुझे? उसका तो कैलकुलेशन है उसके पास कि मुझे 42 में बनाना है, 45 में बनाना है, इतना एफडी है मेरी, इतना ये, उसकी पास पूरी कैलकुलेशन है। बस वो अपनी वाइफ को नहीं समझा सकता। और इस वहम में रहना भी नहीं चाहिए किसी को कि वो अपनी वाइफ को समझा सकता है। इस वहम से जितनी जल्दी बाहर आ जाए वो बहुत ही बढ़िया रहता है।
और इस बहम बहम में वो मारा जाता, फंस जाता है। ये जितने भी लोन के केस चल रहे हैं ना, ये जो लोन लान चल रहे हैं बहुत ज्यादा उल्टे सीधे स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो भैया इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और इस प्रैक्टिकल नॉलेज का जो हुनरमंद होता है वो ही बुद्ध का काम है। क्योंकि वो, समझिए, आपकी पत्नी लक्ष्मी रूप है और लक्ष्मी शक्ति रूप है, तो आप उससे नहीं झगड़ा कर सकते भाई, नहीं बहस कर सकते, नहीं जीत सकते। जीतने का तुम्हें सिर्फ भ्रम हो सकता है। जितना जीतोगे उतना तुम मारे जाओगे, उतना फंस जाओगे, उतना पीड़ाओं में पहुंच जाओगे, उतना परेशानियों में पहुंच जाओगे, पर फायदा तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो किसी अच्छे विद्वान ने कहा है, शक्ति के साथ तो सामंजस्य बनाया जाता है, शक्ति के साथ युद्ध नहीं किया जा सकता। और लोग शुक्र से लड़ना शुरू कर देते, लोग शुक्र से लड़ना शुरू कर देते। शुक्र कभी भी लड़ाई से नहीं हार सकता। शुक्र केवल और केवल समर्पण से हारता है। ये हमेशा ध्यान रखना। स्त्री जब पुरुष के प्रति समर्पित हो जाती है तो 100% हार जाती है, और जब वो समर्पित नहीं होती है तो आप भूल जाओ, आप 20% भी नहीं हरा सकते उसको। 100% की तो बात ही भूल। आप सोचते हो हम प्रताड़ित कर देंगे, हम मारेंगे, हम पीटेंगे, हम गाली गलौज करेंगे और वो काबू में आ जाएगी। ये पुरुष का केवल अंधकारमय ज्ञान है या उसका अहंकार है। तो इसको ज्योतिष के नजरिए से समझो ना। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष आर्ट ऑफ लिविंग है। अरे हम ज्योतिष हमें चाहिए क्यों? अरे भाई इसलिए चाहिए क्योंकि हम अच्छे तरह से जीना चाहते। और ज्योतिष में ये विचार कूट कूट करके भरे हुए। पता नहीं मैं कितने झगड़े हर महीने सुनता हूं पूर्व पति पत्नी के। उसके पीछे बुध शुक्र का ही तो आगा पीछा है क्या? पुरुष स्त्री को समझता नहीं, पर स्त्री पुरुष को पूरा समझती है। देखो, बड़ा प्रकृति ने हेर फेर कर रखा है। स्त्री पुरुष को बहुत जल्दी समझ जाती है, और पुरुष की कोई गारंटी नहीं कि अगले 10 साल में भी समझ जाए अपनी पत्नी को, कि 20 साल लग जाए, उसके 50 साल लग जाए, और क्या पता पूरी लाइफ ना समझ पाए। कभी कभी तो पति पत्नी के बीच में, ये उनकी बात बता रहा हूं जो कहते हैं वी आर बेस्ट फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, अपने दिल की इच्छाएं भी व्यक्त नहीं कर सकते। मन की बात बोल करके व्यक्त कर दें, इतना भी हिसाब किताब नहीं होता। बस बुद्ध यही समझदारी दे देता है कि कब कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे एक व्यक्ति फोन पे किसी को समझा रहा है कि देखो भैया कुछ नहीं बिगड़ता अगर पत्नी की सेवा करते हैं तो, और पत्नी उसके साथ साथ चल रही है। कहता है पत्नी की सेवा करनी चाहिए, पत्नी की बात बिल्कुल माननी चाहिए, और कोई कुछ नहीं बिगड़ता अगर उसके लिए तुम गाड़ी का दरवाजा भी खोलते हो। तो तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलता है बात करते हुए, और उसको अपनी वाइफ को गाड़ी में बिठा देता है, और ऐसे घूम के आता है। जब बीच में घूम के आ रहा होता है, कहता है भाई साहब बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे ये कहानी मत समझा, तेरे से ज्यादा तो मैं परेशान हूँ। भाई साहब बहुत चुड़ैल टाइप की मिली हुई है, क्या बताऊं, बस पूछो मत। मेरे पास सॉल्यूशन होता तो बस दिल करता रो लूं। इतनी देर में वापस आकर के जैसे ही गाड़ी में बैठता है घूम करके, कहता है भाई देखो मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी है, बाकी तुम अपनी संभालो। ये आर्ट बुद्ध की आर्ट है। ऐसा नहीं वो संभाल लेगा, बट वो मामले को कंट्रोल करना जानता है। वो जानता है कि कौन सी बात कब कहाँ क्या बोलनी। बुद्ध को प्रेम की कला नहीं आती, समर्पित करने की कला नहीं आती, पर उसके पास तो वाक है ना। वाक मैंने बोलना, कम्युनिकेशन। वो जानता है हाउ टू कम्युनिकेट, वो जानता है हाउ टू कम्युनिकेट। बस वो उस तरह से मामले को एकदम सेट कर देता है। पर अध्यात्म और ज्योतिष ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम नहीं अलग अलग करके समझना चाहते, और जब भी हम इन दोनों को अलग करते हैं, ना हम अध्यात्म समझ पाते
और ना ही हम ज्योतिष समझ पाते। कोई भी अगर इसको एक सिक्के के दो पहलू समझना चाहिए तो ही हम ज्योतिष की गहराई में घुसेंगे, ज्योतिष के अंतर्गत घुसेंगे, नहीं तो भैया फंस जाएंगे। तो अभिषेक जी, जो बुध है वो कंट्रोलिंग पावर है, अब वो शुक्र से आगे निकल गया। यानी आप ऐसे समझो कि दिमाग आगे चला गया, इच्छा पीछे रह गई। और इच्छा कौन है? वो तो शक्ति है ना। इच्छा, कभी आप जब लिखते हैं ना, हिंदी में लिखो, जो जो लोग हिंदी जानते हैं वो इच्छा को इच्छा नहीं लिखते, इच्छा शक्ति लिखते। कहते इच्छा से कुछ नहीं होता, इच्छा की शक्ति होनी चाहिए। तो शुक्र तो शक्ति रूप है। कौन सा शक्ति रूप है ये जल तत्व की शक्ति है। बुध तो पृथ्वी तत्व की शक्ति है। और वो जल तत्व, जल का संबंध हमारे इमोशन से। और इमोशनल व्यक्ति क्या क्या सोच ले कब कुछ पता थोड़ी है, कब उसके इमोशन डिस्टर्ब हो जाए कुछ पता थोड़ी है। तो शुक्र जब पीछे रह जाता है तो कोई भी ताकत उसकी इच्छा को कंट्रोल करने वाली, या आप ऐसा समझ सकते हैं जो मुस्तरका दीवार है वो समझाने वाला मित्र बचा नहीं। अब प्रश्न उठता है कि बुध आगे निकल गया तो भी तो मित्र है, निश्चित रूप से उस शुक्र का मित्र है। पर वो अगर किसी चीज को भी चलाना हो तो इंजन आगे लगाना पड़े। अगर हमें ट्रेन जो होती है उसका इंजन आगे हो जाता है, पीछे के डब्बे से बात नहीं बनेगी। तो शुक्र जो है यहाँ पर हमेशा इंजन का काम, क्योंकि फायर किस में लगी हुई है? फायर तो इंजन में लगी हुई है। फायर कौन है यहाँ पर? शुक्र फायर है। तो उसको कंट्रोलिंग करने वाला उस फायर को मरकरी होता है। अब आपको मैं फिर नए उस सूत्र पे ले जाता हूँ। लाल किताब क्या कहती है? मसनूई ग्रह पर अगर बुध शुक्र एक साथ हो गए तो क्या हो गया? तो कौन सा ग्रह बनेगा? तो सूरज बनेगा। क्या बना? सूरज बना। बताओ, बुध जैसा सौम्य ग्रह, शुक्र जैसा प्यारा ग्रह, दोनों मिल गए, आग हो गई। समझ रहे हो सूत्र कितना प्यारा है? ये आग कहां से आ गई भाई? बड़ी गहराई में ऋषियों ने अध्ययन किया है, जब जाकर के उन्होंने मसनूई ग्रह का कंसेप्ट निकाला है। अरे पानी बना है तो H2O को भी तो समझना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन कहाँ से आई, ऑक्सीजन कहाँ से आया, ऐसे थोड़ी बन गए हैं। तो हमें सब चीजों पर विचार करना पड़ेगा। अब आप खुद विचार करिएगा, ये आग कहाँ से आई, ये सूरज की अग्नि कहाँ से आई बुध और शुक्र के मेल से? क्यों लाल किताब ने कहा कि दोनों मिलेंगे तो नया सूरज बन जाएगा, और वो जो सूरज है वो बेचारा वो अलिदा पड़ा हुआ है। इसका सिंपल मायने ये है कि व्यक्ति में सूरज का गुण विशेष रूप से तेजी से आ जाएगा। अब बुध शुक्र में मिलने से नुकसान किसका हुआ, उस बात पे मंथन करना पड़ेगा। अरे भाई, सूरज का गुण आ जाएगा तो राजा का गुण हो गया। और राजा कहाँ पत्नी की परवाह करा करता है? वो कहाँ किससे कहानियां सुनेगा शाम को, पड़ोसन ने आज क्या कहा, उसने क्या कहा, मेरे परिवार में क्या हुआ, वो सुनेगा क्या? इज द किंग। आई हैव नो टाइम। वो कहेगी नहीं, सुनना पड़ेगा। वो शक्ति का प्रदर्शन करेगी। वो कहेगा ऐसा करो, नेक्स्ट दूसरी लेके आओ। नहीं, बात बन रही है, ये ज्यादा ही कुछ समझाना चाह रही है। उसके साथ झुक करके ही बात कर सकते, नहीं झुकेगी फंस जाएगी। अब हमारे यहाँ तो कानून है, अब राजा वाला कानून तो है नहीं ना, तो दूसरी कैसे लाएगा? तलाक लेना पड़ेगा। तो बुध शुक्र अच्छे हैं दौलत के लिए, समझने वाली बात है। कई जगह लिखा बुध और शुक्र का मेल दौलतवान बना देगा। निश्चित रूप से बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ग्रहगृहस्थी का पल्ला बिगाड़ देगा, है ना। तो इसलिए अच्छे कॉम्बिनेशन को देख करके खुश नहीं होना चाहिए, और बुरे कॉम्बिनेशन को देख के ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ज्योतिष में गहराई में उतरना बहुत जरूरी है। अपनी कमियों को समझो,
और समझ करके उसमें एक्शन पे आ जाओ और उसमें ये सोचो कि मुझे बदलाव करना है, जो मेरी कमी है बदलाव करना है। पेट में बार बार दर्द होता है, डॉक्टर से पूछो क्या करूं, डॉक्टर कह रहा है बहुत गैस बढ़ रही है भाई तेरे, है ना, तो भाई तू क्या खा रहा है सोच। जब डॉक्टर बताता है इन इन चीजों से गैस बनती है, वो सारी छोड़ देता है, 5-7 दिन परहेज रखता है, क्या होगा, पेट सेट हो गया। सिंपल। पहली बात, हम अपनी कमियों को नहीं देखना चाहते, मानते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते कमियों को। तो और चलो स्वीकार कर भी ले, कई बार आदमी ईमानदार भी हो जाता है, कभी कभी रात के समय कई बार ईमानदार भी हो जाता है, कहता है हाँ भाई मेरी कमी है। समझदार आदमी अक्सर ईमानदार हो जाते हैं, तो फिर वो चेंज कुछ नहीं करता। बस ये चेंज करने की शक्ति मंगल से आती है, और जिसके पास ये मंगल की ताकत है वो कर जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ अध्यात्म में भी मंगल ताकतवर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो अपनी बात पे अड़ा ही नहीं रहेगा। आज मंत्र जाप लिया, 5-7 दिन का रहे यार, कुछ हो तो ना, नहीं रहा, पकड़ो यार कहाँ फंस गए गलत, दूसरे ज्योतिषी जी के पास जाओ, ये क्या दूसरी नहीं को बढ़िया वाला लक्ष्मी मंत्र दो। अरे भाई तुम्हारा मंगल कमजोर है, उस बात पे फोकस करो। अब जिनका मंगल कमजोर हो उनको कभी भी लॉन्ग टर्म टारगेट बनाना ही नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। उनको टारगेट ही 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का बनाना चाहिए। हैं, आप स्वामी प्रेमानंद जी को लेकर के प्रेरित हो गए और उन्होंने कहा राधा राधा नाम हमेशा जपो। अब आपका तो मंगल कमजोर है, कैसे जपोगे? 3 दिन में माला फेंक के मारोगे? हाँ, मंगल कमजोर है, क्योंकि उसकी पूर्ति करने की जिम्मेवारी मंगल के पास है। आप में कहाँ इतना पुरुषार्थ है? तो आप कहो जी मैं 3 दिन ही राधा राधा जप, या मैं संडे के दिन ही राधा राधा जप, जो अपना फ्लेक्सिबल टाइम पकड़ लो, आप लंबे समय खींच जाओगे गाड़ी को। लॉन्ग टर्म बना दिया, 10 दिन लूंगा, 12 दिन लूंगा, पूरी जिंदगी लूंगा, पूरी जिंदगी कद्दू, कुछ नहीं होना तुझसे, क्या होना है, कुछ नहीं। तो ये ज्योतिष में हर ग्रह की स्थिति को, हर ग्रह की ऊर्जा को समझना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैं अपनी कक्षाओं में भी कहता हूं कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है इस आधार के ऊपर तुम प्रेडिक्शन मत। और हम जो क्लास में बोल रहे होते हैं वो एक संकेत होता है, उस व्यक्ति का जीवन नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन की घटना नहीं है, वो एक संकेत है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। एक आदमी आए और आपको कहे जी मैं तो एक्सरसाइज कुछ नहीं करता पर रोज देसी घी का हलवा चापता हूँ, आप कहेंगे उम्र क्या हो गया, 45 साल, ठीक है, फंसने वाला है बस। अब इसमें प्रेडिक्शन करने की क्या जरूरत है कुंडली देखने की जरूरत है? कोई भी बोल देगा हरकत देख के ही, है ना। तो कुछ हरकत देख के ही बोल देगा कि मामला फंसने वाला है, आज नहीं तो कब, अब महीने में फंसता है, 2 महीने में फंसता है, फंसने वाला है, आम आदमी बोल देगा। तो भाई प्रेडिक्शंस जो है ना, आपकी हरकतें देख के बोली जाती है। हरकतें ठीक कर लो, प्रेडिक्शन सुधर जाएंगी। अपने आप में बदलाव कर लो, चीजें सुधर जाएंगी। इसलिए कभी कभी कुछ कुंडलियां जो खराब लगती हैं, जब उनके बारे में खराब बातें बताई जाती हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने अंदर बहुत सुधार किया हुआ, बहुत ज्यादा परिवर्तन किया हुआ होता है, उनमें सुधार आ जाता है। इसमें क्या बात हो, बड़ी बात थोड़ी है। पर ये आएगा वही जिसकी दो चीजें ठीक होंगी, ये ध्यान रखना। दो चीजें कौन है बड़ी इंपॉर्टेंट? कुंडली का पंचम भाव और बुध। कुंडली का पंचम भाव और बुध। पंचम भाव कॉमन सेंस है और बुध तो है ही दिमाग। अगर ये दो चीज ठीक है तो आप चीजों को इशारों में ही समझ जाओ, फिर हिला हिला करके समझाने की जरूरत नहीं है आप लोग, है ना। कॉमन सेंस से ही समझ जाओगे कि मामला क्या है और कहना क्या चाह रहे हैं आचार्य। एक ज्योतिषी की जीवन में
अगर उसका क्लाइंट ऐसा है जिसका पंचम भाव अच्छा है और बुध अच्छा है, दो चीजें एक साथ अच्छी है, मोस्ट सेटिस्फाइड क्लाइंट आपको मिलेगा, चाहे वो कितने भी संकटों में आपके पास क्यों ना आए। क्योंकि उसको तो एक सूत्र चाहिए ना, उसको तो एक चमका चाहिए, बस वो पकड़ लेता है, यार कमी यहाँ थी, ओ हो ये यही पकड़ में नहीं आ रही थी, अब पता चल गया ये चीज मेरी यहाँ कमी है, ये मेरी कमजोरी है, उसको पकड़ लिया, बात खत्म हो जाएगा। बाकी काम तो खुद पे खुद कर लेगा, ज्योतिषी को कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके साथ बहुत सारे उपाय बताने की जरूरत भी नहीं है, उपाय तो प्लेसिबो इफेक्ट देने के लिए कई बार दिया जाता है। अगर पंचमेश ठीक नहीं और बुध भी ठीक नहीं है, तो बाबूजी ज्योतिषाचार्य ने, हिंदुस्तान के बड़े से बड़ा ज्योतिषाचार्य जो रियल में ज्योतिषी है, जिनको रियल में ज्ञान है, जिनको अनुभव है, वो शीर्षासन भी कर ले, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। ये समझ लीजिए, उनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं। सेटिस्फाई का मतलब वो नहीं आपसे खुश हो सकते, आप उनको जो मर्जी कर लो, क्योंकि उनको एक चीज नहीं चाहिए, उनको तो डेली चाहिए साहब, डेली की डोज चाहिए। अब डेली की डोज तो मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी, बात खत्म। बीमार आदमी को नित्य एक डॉक्टर चाहिए, बीमार आदमी को नित्य एक डॉक्टर चाहिए। प्राइवेट में जाके लोग बड़े खुश हो जाते हैं, क्यों खुश हो जाते हैं? वहां कभी कोई डॉक्टर आता है, कोई कहता है मैं डाइटिशियन हूँ, कोई कहता है जी मैं एक्सरसाइज वाला हूँ, कोई कहता है मैं योगा वाला हूँ, हेलो मिस्टर क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया, खुश के मुस्कुरा के जवाब दे। अरे अस्पताल बढ़िया है, अरे डॉक्टर तो एक ही है वहां पे जो इलाज कर रहा है तेरा, तेरे को तो एक ही डॉक्टर मिला है, बस चेहरे बदल बदल के आ रहे हैं। ये भी एक विज्ञान है। इसलिए जो है ना, प्राइवेट में जाके लोग बड़े खुश हो जाते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, फिर पूछने भी आता है अच्छा आज का खाना कैसा रहा है, कोई गड़बड़ है तो बताओ, आए राइट, बड़ी सुनवाई हो रही है। सरकारी में कोई नहीं पूछता, खा लेना है चुपचाप, ज्यादा रोड़ा मत कर, है नहीं इंजेक्शन लगा देंगे, है तेरा ज्यादा रोड़ा कर रहा है, चुपचाप पड़ा रहे, अजी दर्द हो रहा है, अरे भाई हाथ टूटता है तो दर्द ही होगा, और केस में वो करें, आवेगा डॉक्टर 1 बजे 2 बजे, कर देगा तेरा इलाज, है बोल देंगे तेरे, ज्यादा रोड़ा ना कर, कान पका दिए रोड़ा कर करके, अब टूटो, अब तुड़वाए है तो भुगत, और वहां ऐसे मिलेंगे। तो पड़ा है वो चीख रहा चिल्ला, कोई पूछने वाला नहीं, तो आदमी कहता है सरकारी में नहीं जाना। तो ऐसे ही है, चीजों को समझो, और वहां पर भी जाने वाले लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी लोगों को बड़ा फायदा हो जाता है, और समझने वाला समझ जाता है। कभी ये अमीर आदमी को सरकारी डॉक्टर के पास भेज के देखो, निश्चित रूप से अगर समझदार अमीर होगा तो वो वहां से भी ठीक होके आ जाए। तो मुद्दा सरकारी और प्राइवेट का नहीं है, वो इसलिए सरकारी में नहीं जाता क्योंकि वहां पे उसे भीड़ मिलेगी, इसलिए सरकारी में नहीं जाता, नहीं वो सरकारी डॉक्टर का भी लाभ उठा ले, क्योंकि बुध ग्रह आपको वो ज्ञान देता है कि आपने लाभ उठाना कैसे। अरे डॉक्टर तो वही है ना जो पढ़ के आए हैं आपके सिस्टम से, प्राइवेट में भी वही है, सरकारी में भी वही है, सिर्फ वहां पे भीड़ लगी हुई है, वहां पे भीड़ नहीं लगी हुई है, इतना ही तो फर्क है। डिग्री तो उन्होंने वहीं से करी है जहां से और करके आए। बट तो ऐसे ही हमारे ज्योतिष में भी होता है, जब भी हमारा स्टाफ बताता है कि ये व्यक्ति कह रहा है जी मैं सारे ज्योतिषियों को दिखा लाया, तो ये सरासर झूठ बोल रहा है। पहली बात तो हिंदुस्तान में 20 लाख ज्योतिषी हैं, इससे तो गिनती भी नहीं होनी, अपने जीवन में भी हो जाएगा तो सबसे नहीं मिल पाएगा, है ना। इसे 5-7 को दिखाया और इसको नए नए बदलने की आदत है, और कुछ नहीं है। और लोग कहते हैं कि साहब ऐसा है, परेशान आदमी तो भागेगा ना, परेशान आदमी मंथन करता है, भागता नहीं है, मंथन करता है। और ज्ञानी आदमी का हमेशा सम्मान करता है, हमेशा रेस्पेक्ट करता है, दिल से रेस्पेक्ट करता है। और अगर उसको जीवन में कभी भी ज्ञानी आदमी मिल जाए ना, वो उसको छोड़ता नहीं है, लाइफ पकड़ के बैठ जाता है बस, भाई साहब इसको नहीं जाने देना, है ना, इसको नाराज नहीं होने देना। इसीलिए जो जितना बड़ा व्यापारी होता चला जाता है, वो किसी को नाराज नहीं करता, है ना। अभी देखो ना, अनंत के पिताजी उन लोगों तक भी गए जो सारा दिन अदानी अंबानी को कोसते रहते थे, अंबानी जी वहां भी पहुंच गए कि साहब कोई बात नहीं, मिठाई खाने जरूर आओ, और पैसा भी देंगे तुमको, चिंता मत करो, ज्यादा मत गरियाओ, कहते हैं ना।
अरे उन्होंने तो ईगो नहीं पाली कि तुम हमें रात दिन बैठ के कोसते रहते हो, हैं तुम हमारे नाम बदनाम करके रख। नहीं नहीं, वो दूसरे दिमाग से सोचता है कि हमारा नाम बढ़ रहा है इसमें। वो असली ताकत जानते हैं कि हमारे पास क्या ताकत है। हम किसी को नचा देंगे, किसी को लौटा देंगे, किसी को लंबा करवा देंगे, जब वक्त आएगा जब करेंगे। ये छोटी मोटी चीजों में क्या ईगो पालना, ईगो नहीं पालता। बेवकूफ आदमी खाम खाई की ईगो पाल के बैठा है। कमजोर आदमी में ईगो बहुत, खाम खाई की ईगो पाल के बैठा है। साहब इसे ये कर देंगे बस। तो अभिषेक जी, बुध ग्रह का ये काम है। अगर हम बुध को समझ जाएं तो जीवन में, और ये तो चलो लाल किताब में तो इसको इतना महत्व तो दिया है, बट और जगह तो बुद्ध को ज्यादा समझते ही नहीं। बुद्ध की दशा है, बुद्ध है बेचारा नपुंसक ग्रह, क्या करेगा तुम्हारा, ये खुद ही नपुंसक है। एक ज्योतिषाचार्य हमें वास्तव में ऐसे मिले, कहते हैं जी नपुंसक ग्रह क्या करेगा, इसमें करने की कुछ क्षमता है ही नहीं, क्या करेगा दशा में। अरे बेवकूफ, अगर तेरा गुरु का लगन हो और जब दशा आ जाए जब बताएं क्या करता है बुद्ध है? तो बुद्ध क्या कर सकता है। तो इसका मतलब ये जो तथाकथित हमारे मार्केट में होते हैं, अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या आप समझते हो कि उनको बेसिक ज्योतिष भी आता हो। साहब, युतियों पर, कॉम्बिनेशन पर रट्टा मारना, कौन से ग्रह से क्या राजयोग बन जाता है, सिर्फ इसको याद कर लेना, उससे क्या होना जाता है, उसे कुछ नहीं होना जाता। जब तक आप तत्व की गहराई में नहीं जाएंगे, विषय की गहराई में नहीं जाएंगे, अनुभव के दौर से नहीं गुजरेंगे, तो चीजें नहीं समझ में आती। आज भी कई लिख देते हैं हमारे यूट्यूब पर आकर के कि भाई जो लाल किताब जो है ना उसमें कोई लॉजिक लॉजिक कुछ नहीं है, सब यूं ही है। तो हम क्या जवाब दें, थैंक्स ही लिख देते हैं, और तो क्या करें। स्टाफ को बोल दिया है कि भाई सब बोले, वो कई बार आते हैं बोले जी ये उल्टा लिख दिया, लिख दिया लिख दिया। अब जरूरी थोड़ी है पंचम भाव हर एक का ठीक हो और बुद्ध हर एक का ठीक हो। वो नहीं समझ पाया 1 घंटे के वीडियो में, उसको नहीं समझ में आया होगा। ये तो इतना ही टिपिकल विषय है कि किसी किस्मत वाले को समझ में आता है, और जो देखने वाला हर कोई किस्मत वाला थोड़ी है। उसका थोड़ी ना जरूरी थोड़ी कि वो एकदम हर बात को समझ जाएगा, हर समय हर बात को हमेशा कोई समझ जाए, ये कोई नियम नहीं है। हम ही नहीं समझ पाते। ज्योतिष तो छोड़ो, बड़े बड़े विद्वान कई बार बातें बताते हैं, वो समझ में आएगी 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, है ना। जब जवान होते हैं जब सोच कुछ और होती है, आधे बूढ़े हो जाते हैं जब सोच बदल जाती है, और बूढ़े होने में बिल्कुल ही सोच बदल जाती है। जवान होते हैं तो कहते हैं हमारा बाप बड़ा कंजूस है बेकार आदमी है देखो पड़ोस के गुप्ता जी कितना अच्छा दिलाते हैं, कितना अच्छा करवाते हैं। एक हमारा बाप है हर चीज में पैसा 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 करता रहता है। फिर अधेड़ उम्र के होते तो कहते अरे यार पैसा पैसा पैसा, वो तो उसी कैटेगरी में आ गया। और जब बूढ़े होते कहते बेटा पैसा बचा के रखो, ये बहुत नेक चीज है, इससे बकवास मत करो, है ना? विचार बदल गए ना। तो ज्योतिष में ये नियम भी है, इसीलिए कहा गया देश काल और स्थिति, तीनों चीज आपने देखनी। किस देश में हो, किस काल खंड में चल रहे हो, समय क्या चल रहा है, ये युग क्या चल रहा है। अगर आजकल कोई कहे जी हमारा बच्चा रील बहुत देखता है, अरे जवान भी लगा पड़ा, बूढ़ा भी लगा पड़ा, भाई काल ही ऐसा चल रहा है, क्या करेंगे आप, क्या करोगे आप। स्थिति, प्रेजेंट में इसकी स्थिति क्या है, उन तीनों चीजों को संभाल करके फलादेश किया जाता है। एक सभ्य परिवार, सभ्य का मतलब संस्कारी परिवार का बच्चा या यंग युवक आपके पास आता है, आप बुद्ध शुक्र की कहानी थोड़ा सा समझा के देख लो, वो बहुत अच्छी समझ जाएगा। और जहाँ नहीं है वहां तो समझा के देख लो, हालात खराब हो जाएंगे। कुछ भी नहीं, वो कहेगा नेक्स्ट ज्योतिषी को बुलाओ, इससे बात नहीं बन रही है ना, कोई बढ़िया उपाय नहीं दिया इसने। हाँ संध्या जी।
थैंक यू सर। आज आपने जो क्लास लिया सर, वो जो है ना बुद्ध और शुक्र का, ऐसा क्लास तो मैंने आपका क्लास तो बहुत देखा, बट ऐसा क्लास जो है ना इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू हाँ, सर। अभिषेक जी वैसे ही आप 20वीं बार बोल चुके हैं ये बात, आज की क्लास में प्रणाम नहीं, गुरुजी। हमारी क्लासेस में। आपका सब क्लास सर एक प्रणाम। से बढ़ के एक होता है। हाँ यस, ये अभिषेक जी है ना, मुझे पर्सनली कई बार बड़ा अच्छा अच्छा लिखते हैं ये, और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो जिस दिन इनको क्लास बड़ी अच्छी लगती है तो ये बड़े दिल से लिखते हैं, उस बात को दिल की गहराइयों से लिखते हैं, और कहते हैं कि आज की क्लास जो है आपकी बहुत ही बढ़िया रही। तो मैं काउंट कर रहा हूँ अभिषेक जी, देख लो, ऐसा नहीं है कि कोई मेरी तारीफ करे मैं उसको भी गिनता हूँ, बुराई करे ऐसा नहीं कि गिनता हूँ, तारीफ को भी गिनता हूँ। थैंक यू सर। देखो, मजाक करने की मेरी आदत है। वैसे मेरे पुराने स्टूडेंट सब समझ गए कि आचार्य जी बीच बीच में करते रहते हैं। चलो, संध्या गुरुजी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी आप हमेशा ही बहुत अच्छा बताते हैं और एक क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट। लेकिन एक दो छोटी सी मेरी प्रॉब्लम है, मैं ये पूछना थी कि ये जो आगे के घर और पीछे के घर, ये क्या होते हैं? मतलब कि एक भाव आगे आगे होगा, या अब 1 से 6 घर जो है वो आगे पीछे? तो कुछ 1 से 6 समझो, इसको दो पार्ट में बांट, अच्छा। अच्छा, पहले दो भाव हिस्सों से में। छठे भाव तक, और 7वें भाव से 12वें। अच्छा, तो एक वो से आगे 6 पीछे माने आगे का, जाएंगे? हाँ हाँ हाँ। अरे मैं वही तो आप लोगों को समझा था, लाल किताब में लैंग्वेज का ही तो चक्कर है। वही तो एक हाँ, आम वो स्टूडेंट को बेचारे को नहीं समझ में आती। वो बेचारा कंफ्यूजन आगे था और थोड़ा। पीछे में समझता है, एक भाव आगे एक भाव पीछे, कि वो वैदिक से पढ़ के आया है। हाँ हाँ, हाँ वो गड़बड़ हो जाता है, हाँ। हाँ, फंस इसलिए। जाता बेचारा। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ जैसे इसको। आप कहते और जैसे कहते हैं ना केतु। मुझे तो ये आगे और पीछे 3 साल तक नहीं समझ में आया था। अच्छा। वो मैं एक चीज मैं सोचता ये आगे पीछे है क्या चक्कर। हाँ, यही कंफ्यूजन था। और एक चीज पूछनी थी, जैसे कहते हैं ना केतु भी 1 से 6 में है और गुरु भी 1 से 6 में है, तो फिर गुरु अच्छा कि बुरा? ऐसे ऐसे देखो ही मत, है ना। जो अच्छा। मैंने बड़े प्यारे प्यारे, जो मैंने आसान सूत्र बता रखे उसको पकड़ो गुरु को। आप कहाँ दूसरे चक्कर में। अच्छा। मैं 2 या 3 ठीक। तरीके जब बताता हूँ तो हमेशा कहता हूँ जो सबसे आसान लगे वो पकड़ो, ठीक है। है ना। क्योंकि अगर ये भी आगे बहुत पीछे वाले आजकल। का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो अपने पास तो और भी तरीके हैं, वो पकड़ लो बस। ओके। हाँ ठीक अंकुश। है। चलिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, जैसे अगर मान लीजिए मिथुन लग्न है तो उसके तीसरे घर में सिंह राशि फॉल करती है, हाँ तो हाँ, कोई आदमी उसमें चांदी का कड़ा डाल सकता है? क्योंकि काल पुरुष में वो मतलब बाजुओं, उसको बाजू काउंट करते हैं, तो तत्व तो दोनों का अलग हो जाता है ना, वो अग्नि तत्व आ जाता है, तो क्या मतलब वो पॉसिबल है? पहली बात तो भाव के तत्व कभी नहीं बदलते, ये ध्यान रखना अंकुश। भाव ओके। का तत्व कभी नहीं बदलता। 1, 5, 9 ये हमेशा अग्नि तत्व ही रहते। अच्छा। 3, 7, 11 ये हमेशा वायु तत्व ही रहते। अच्छा। तत्व जो है ऐसे नहीं बदला। 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व। 4, 8, 12 ये जल तत्व है, ये कभी नहीं बदलता। 4, 8, 12 हमेशा ही जल है, चाहे लगन कोई भी हो। हमने तो देखना है कि इस जल में आया कौन है। हम्म। अभी पर जल जल का भी फर्क है। नदी का जल है कि कुएं का जल है या समुद्र का जल है, वह फर्क जल का है। अब कहे कि समुद्र का जल है तो इसका मतलब नमकीन पानी है। 12वां भाव समुद्र है तो नमकीन पानी। विदेश यात्रा का क्या, पहले हमारे पास जहाज थोड़ी था, पर ऋषियों ने तो जब विदेश यात्रा लिखी थी तो विदेश जाने का तरीका क्या था, नाव ही था, जल ही था। पर इसका मतलब वो यात्रा कहाँ की है, विदेश की। तो जाएंगे कैसे, समुद्र के थ्रू। अब गंगा जी नदी थोड़ी जा रही है उधर की तरफ, तो उसमें जहाज चलेगा। जहाज चलेगा तो भाई खारे पानी। तो 12वां भाव समुद्र हो गया। यानी अब समुद्र हो गया का मतलब ये समुद्र नहीं, यानी अगर हम इसको समझने का तरीका है
कि 12वां भाव नमकीन पानी है। ठीक है, अब नमकीन पानी कैसा रहता है, और एक गंगा जी का जल चौथा भाव, यानी कि अब यहाँ गंगा जी का मतलब ये नहीं कि चौथा भाव गंगा जी को दिखाता है ना, जो भी मीठे मीठे पानी की नदी है वही चौथा भाव, मीठा जल। इसलिए चंद्र शुक्र, शुक्र को वहां दिग्बल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र मीठा। तो शुक्र को क्या मिला, दिग्बल मिल गया चतुर्थ भाव में, उसको दिशा का बल मिल गया, ऐसे देखा। गुरुजी इसमें फिर मतलब चांदी का कड़ा डाल सकते हैं, फिर वो भाव के तत्व को काउंट ही नहीं करेंगे। अगर लगन जैसे मिथुन लगन है तो सिंह राशि तो वहां फॉल करेगी तीसरे घर में। बिल्कुल डाला जा सकता है, अकॉर्डिंग टू आवश्यकता, जरूरत के अनुसार आप बहुत सी चीजों में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ये वही वाली बात होती है अंकुश की, जैसे हर डॉक्टर कहता है मेरे से बिना पूछे दवाई छोड़ मत देना, है ना। कोई भी मतलब 8 10 15 दिन का बीमारी हो जाए किसी डॉक्टर, तो डॉक्टर कहे भाई मेरे से बिना पूछे मत छोड़ दियो, 7 दिन तो लेनी है। बोला जी फिर, बोला फिर मेरे से पूछिए। और अगर वो कहता था जी ये दवाई सूट नहीं कर रही है, ये हो रहा है, तो डॉक्टर क्या कहता, अच्छा तुरंत बंद करो, 3 दिन में बंद करा देगा। तो फिर क्या कहा, वो थ्योरी पहले वाली गड़बड़ थी ये दे, पहले तो ये समझाता कि 7 दिन से पहले छोड़ मत देना, नहीं तो देखो दिक्कत हो जाएगी, और अभी 3 दिन में खुद नहीं छुड़वा दी। तो जब सीखते हैं चीजें, तो चीजों को किसी कॉन्टेक्स्ट में समझाया जा रहा, जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो चांदी जो है उसका काम है हमें ठंडक पहुंचाना, शरीर को ठंडक प्रदान करना। अब हमें ज्योतिषी को समझना है कि इसमें गर्मी ज्यादा हो रही है कि ठंड ज्यादा हो रही है, चांदी का कड़ा क्यों पहनाना है, चांदी का कड़ा पहनाना क्यों है, पित्त बढ़ा हुआ है, शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, क्या बढ़ा हुआ, अगर बढ़ा हुआ है तो चांदी का इस्तेमाल करेंगे ना। आयुर्वेद में जाओगे तो आयुर्वेद भी क्या करेगा, थोड़ी सी चांदी की भस्म दो भैया, मोती की भस्म दो इसको, थोड़ा सा मोती की भस्म दे दो, एसिडिटी कम हो जाएगी, पित्त को शांत करोगे, काम अविपत्तिकरण चूर्ण दो, ये दो वो दो, वो सब क्या है, वो सब शांत करे। उसमें क्या मिला हुआ है, मोती का काम आ रहा है, मोती शांति के काम आ रहा है, हार्ट की धड़कन बढ़ी हुई है, मोती का इस्तेमाल करो। तो हमने देखना है कि इस व्यक्ति का वात बिगड़ा हुआ है कि कब बिगड़ा हुआ है कि पित्त बिगड़ा हुआ है, क्या बिगड़ा है, उसके अनुसार ही रतन धारण, धातु धारण, उसकी डाइट, उसका लाइफस्टाइल, वो सारा जब डिसाइड होगा। फिक्स रह के उससे मत देखो कि सिंह राशि फॉल हो गई तो वहां पे अग्नि तत्व आ गया, अग्नि तत्व राशि का अग्नि तत्व है, भाव का अग्नि तत्व थोड़ी है, वहां तो वही है, हवा है, माइंड है। हाँ हाँ हाँ, वहां पे मंगल जैसा जब ग्रह आता है तो एकदम ताकतवर हो जाता है। अग्नि को हवा दे दी ना, अग्नि आई हवा कर दी, पंखा चुप पंखा और चला दिया। जी जी ओके, धन्यवाद गुरुजी। और गुरुजी धन्यवाद, ट्रांसफर हो गया था तो आपके आशीर्वाद से। हाँ, आपने मुझे मैसेज किया था, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फिर धन्यवाद। से हिंदी प्रदेश में और पंजाबी प्रदेश के मिक्सअप में आ गए हैं, तो अच्छी आप ही बात का है। आशीर्वाद है गुरुजी, तो जब से आपसे पंजाबी, मिले हैं गुरुजी सारे काम बन गए हैं। तो नहीं, मेरे मिलने से कुछ ऐसा नहीं हुआ, देखो कहीं भ्रांति हो जाए ना लोगों को कि गुरुजी से मिलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप सब लोगों के अच्छे वो हैं वाइब्रेशंस, आपने खुद मेहनत की अंकुश, अपने लाइफ को बदलने की कोशिश की है, आपने सूत्रों को समझने की कोशिश की है, तो ये आपका पुरुषार्थ, मेरा इसमें पुरुषार्थ कुछ नहीं है। मैं तो हर एक को वही बातें समझाता हूँ, मेरे तो वही रिपीटेड बातें हैं। कोई पकड़, गाइडेंस तो आपका ही है गुरुजी, हाँ गुरुजी आप ही का आशीर्वाद है, जो है आप गाइडेंस ही तो का। आपका ही है। अच्छी बात है, पंजाबी भी सीख जाओगे। नहीं आती है गुरुजी, वापिस से फिर से आती है, अरे सीखेंगे। वाह, वेरी गुड, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोग। Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. गुरुजी